होती है, ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं। कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है, फूल जाता है, ये सब वो लक्षण हैं जब खाना पचता नहीं। तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा और वो विष आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि भागवत ने कहा, खाना खाते ही पानी मत पियो। समझ में आया? फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिए? कम से कम 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद पानी पियो। आप बोलोगे जी 1 घंटा क्यों? ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग 1 घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो। तो खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाया तो 12 बजे पियो, 12 बजे खाया तो 1 बजे पियो, 1 घंटे बाद पानी पियो। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पी लो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लो। 10 बजे खाना खाना है, 9:20 पे खूब पानी पी लो, जितना पी सकते हो। 11 बजे खाना खाना है, 10:20 पे पी लो, खूब पानी पी लो, 40 मिनट पहले। आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए भागवत जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो, मट्ठा। खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो, गन्ने का रस पी लो, संतरे का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। अब आप कहोगे ये सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हैं, गन्ने का रस, संतरे का रस, अनार का रस, पैसे तो है नहीं। तो सबसे सस्ता रस है नींबू का ही रस पी लो, शिकंजी बना के पी लो, वो तो सबसे सस्ता है। तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्सी पियो या रस पियो। और एक तीसरी चीज है, दूध पी सकते। तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी या मट्ठा, खाने के तुरंत बाद पीना है तो कोई फल का रस, खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध। पानी 1 घंटे बाद पियो। और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता, तो फलों का रस पीना अच्छा, दोपहर को खाना खाएं तो लस्सी और मट्ठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाएं तो दूध पीना अच्छा। जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं, जिंदगी में कभी भी 80 रोग उनको नहीं हो सकते। वात पित्त कफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा। दूसरा नियम एक और है, और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो, घूट घूट भर के पियो। जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, एक एक घूट भर के, एक एक सिप करके, ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो। ये मुंह में एक बार गिलास लगा लिया, गटागट उसको खाली कर दिया, ये तरीका गड़बड़ है। 1 घूट पानी, 2 घूट पानी एक बार में उतना ही पियो। आप बोलोगे ये क्या चक्कर है? बात ऐसी है कि एक एक घूट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार होती है ये क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है। तो 1 घूट पानी पिया, मुंह की लार इसके साथ अंदर गई, 2 घूट पिया और ज्यादा गई, बार बार लार अंदर जाएगी तो क्षार पदार्थ पेट के अम्ल के साथ मिलेगा। पेट में अम्ल बनता है, मुंह में लार क्षारीय होती है। तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती। और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए पानी घूट घूट करके पीना। मैं आपको एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूं, परीक्षण। आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ, मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखना शुरू करो, वो पानी कैसे पीते। किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखो, किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो, वो चोंच के 1 बूंद के बराबर ही पानी उठाता है।
एक बार में एक बूंद पानी लेगा, फिर थोड़ी देर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरी बूंद लेगा, फिर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरी बूंद। एक एक बूंद पक्षी पानी पीता है। कुत्ते को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। शेर को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं, जितने पक्षी एक एक घूंट पानी पीते हैं, किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है। वो सब स्लिम और ट्रिम हैं, क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट करके पीते। अब मुझे ये हैरानी होती है कि ये पशु पक्षियों को कौन सिखाता है? वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगते, फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना। और हम ये मनुष्य जिनके इतने गुरु, इतने विद्यालय, इतने कॉलेज, सीखने वाले, सिखाने वाले, और हम मूर्खों के मूर्ख गटागट गटागट पानी पीते रहते। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट भर के पानी पियो। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है वो मैं समझाता हूं सरल भाषा में। पेट तो गर्म है, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने, तो अंदर झगड़ा होता है। और झगड़ा क्या होता है? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है, और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। आपको मालूम है, जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते, निकाल के बाहर सड़क पर रख देते। जो घर आपने बनाया अपनी मेहनत से, शरीर के ठंडा पड़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से, और फिर चिल्लाने लगते हैं, लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, इसको जला के आओ। माने ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई? बंद कर दो। कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी नहीं पीता। तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो। और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बर्फ का नहीं पीना। ये तीसरा नियम है। और चौथा और आखिरी नियम है कि आप सवेरे ही सवेरे जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले पानी पियो। जैसे ही आपकी आंख खुल गई तो पहले 2-3 गिलास पानी पी लो, उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ। उठते ही पानी पियोगे तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगी पेट पे दबाव पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे, 2-3 मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आता। इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है। और उठते ही पानी पियोगे तो मुंह की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। ये 4 नियम हैं आयुर्वेद के। पहला नियम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। दूसरा नियम, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पीना। तीसरा नियम, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। और चौथा और आखिरी नियम, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। 4 नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकता है। और जिसका वात पित्त कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है। और जो बीमार नहीं पड़ते हैं वो स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं। उनकी जिंदगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है। आपको शायद मालूम है या नहीं, 1 साल में हम जब बीमार पड़ जाते हैं भारतवासी, तो साल का करीब 6 लाख करोड़ रुपया हमारा खर्च हो जाता है।
उन बीमारियों का इलाज करने। इसलिए इतना पैसा फालतू में हम खर्च करें हर साल 6 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। इससे बेहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पड़ें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ये 6 लाख करोड़ का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पड़ने पर, अक्सर ये एलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है। और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज्यादा गंभीर बीमारियों में फंसा रही। ज्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किडनी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं, आंतों में घाव कर देती हैं, विकलांगता आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दुनिया में लगभग इस समय 84,000 दवाएं बिकती हैं और आपको सुनकर हैरानी होगी, उनमें से मात्र 117 दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी सब बेकार की दवाएं हैं। उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं। ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। और ये 6 लाख करोड़ का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिंदगी में हर समय अपना आर्थिक स्थिति को देख के चलना पड़ता है, जिनकी आमदनी बहुत नहीं है, जिनके घर में आमदनी के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, उनको ये पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, किसी का घर बिक जाता है, किसी का खेत बिक जाता है, किसी के घर के गहने गिरवी रख जाते हैं, किसी को कर्ज लेना पड़ जाता है, किसी को कर्ज लेकर दोबारा कर्ज लेना पड़ जाता है। मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले 15 साल के प्रवास में देखा कि गांव-गांव के गरीब किसान कर्ज ले लेकर ये महंगी दवाएं खाकर इलाज करते हैं, डॉक्टरों को पैसा देते हैं, दवा कंपनियों को देते हैं, और वो पैसा फिर इस देश में से दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां विदेशी होती हैं। तो हम 6 लाख करोड़ खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का, उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़े, दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े, तो हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो योग प्राणायाम करें, 4 नियमों का जीवन में पालन करें, बहुत आसान है आपके लिए। और अब एक छोटी सी एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब गांवों से आए हैं, ग्रामीण रक्षा समिति के लोग काफी दिखाई दे रहे हैं। गांव में आप खेती करते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। खेती करने वाले किसानों के सामने आजकल इस देश में एक बहुत बड़ा संकट आया है। वो संकट ये है कि किसानों की जिंदगी में कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक अध्ययन किया था महाराष्ट्र राज्य में, और वो अध्ययन ये था कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं, भारत के जो किसान हैं, इनके जीवन में खर्चे की स्थिति क्या है। तो उसके लिए कुछ गांवों में मैं घूमा था, कुछ परिवारों में सर्वेक्षण किया था, तो पता चला कि किसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खर्चा है खेती का, और खेती में सबसे बड़ा खर्चा है यूरिया और डीएपी का। मैंने हर एक किसान के घर घर में जाके आंकड़े इकट्ठे किए, तो पता चला कि कोई किसान अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है जिंदगी में, तो 60 रुपए का खर्चा यूरिया डीएपी का है, और 20 रुपए का खर्चा कीटनाशक दवाएं छिड़कने का है। एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, 20 किस्म की जहरीली दवाएं छिड़क छिड़क कर हम हमारे किसान की जिंदगी का, इनकम का 20% खर्च कर देते हैं। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि आप सब किसान हैं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, मेरे घर में भी खेती होती है। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है, हमारे घर में परंपरा से खेती होती है। हम सब जो किसान खेती करते हैं, एक साल में 21 करोड़ टन अनाज पैदा करते हैं भारत के किसान। गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर सब मिलाकर 21 करोड़ टन। इस 21 करोड़ टन अनाज को बाजार में बेचें तो 10 लाख करोड़ रुपए आता है। अब एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि ये 10 लाख करोड़ रुपए जो आता है 21 करोड़ टन अनाज बेचकर, ये जाता कहां है। किसानों की एक साल की पूरी आमदनी 10 लाख करोड़ की है भारत देश में, और जो किसान
जानवर पालते हैं, गाय बैल भैंस पालते हैं और उसका दूध बेचते हैं, उनकी आमदनी और 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की है। और जो किसान फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, उसको भी जोड़ दिया जाए तो कुल आमदनी 15 लाख करोड़ के आसपास है। अब 15 लाख करोड़ की आमदनी अगर किसानों की एक साल में होती है तो हर किसान को इस देश में लखपति करोड़पति होना चाहिए। लेकिन कोई भी किसान इस देश में रोडपति है, बैंक का कर्जदार है, घर गिरवी रखा हुआ है, ट्रैक्टर गिरवी रखा हुआ है, बैल गिरवी रखे हुए हैं, गाय गिरवी रखी हुई है, गहने घर के गिरवी रखे हुए हैं। ऐसी हालत सब किसानों की है। तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न आता था कि आखिर ये इतना उत्पादन करके जो बिक्री होता है ये जाता कहां है 15 लाख करोड़। फिर मैंने भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने एक चिट्ठी लिखी कृषि मंत्रालय को और उनके एक मंत्री को पूछा कि भारत के किसान एक साल में जो खेती में कुल उत्पाद बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं, दूध आदि बेचते हैं, फल सब्जियां बेचते हैं, उनकी साल की आमदनी 15 लाख करोड़ की है। इनके खर्चे का क्या तरीका है वो जरा मुझे जानना है। तो कृषि मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि किसान जो अपनी कुल आमदनी करते हैं साल की, उस आमदनी का 4,80,000 करोड़ तो खर्च हो जाता है यूरिया खरीदने में, डीएपी खरीदने में, और करीब 2,20,000 करोड़ खर्च हो जाता है एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान जैसी दवाएं खरीदने में। अब 4,80,000 करोड़ गया यूरिया डीएपी में, 2,20,000 करोड़ चला गया दवाएं खरीदने में, 7 लाख करोड़ तो ऐसे ही डूब गया किसानों का। फिर मैंने पूछा जो बच गया पैसा वो कहां जाता है। तो फिर एक मंत्रालय को मैंने प्रश्न किया था, उनका नाम है कानून और न्याय मंत्रालय। उनके यहां मेरी चिट्ठी गई तो उनका जवाब आया कि भारत के किसान 3.5 करोड़ मुकदमे लड़ रहे हैं। किसान 3.5 करोड़ मुकदमे लड़ रहे हैं। एक किसान वादी है और एक किसान प्रतिवादी है, तो 7 करोड़ परिवार मिलकर ये मुकदमे लड़ रहे हैं। और ये मुकदमे आजादी के 62 साल से चल रहे हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती ही जा रही है। किसानों की जेब से पैसा निकल निकल कर वकीलों की जेब में जा रहा है, न्यायाधीशों की जेब में जा रहा है। मुकदमे का फैसला होता नहीं, पैसा किसानों का खर्च होता रहता है। मैंने ये 3.5 करोड़ मुकदमों का एक हिसाब निकाला कि एक मुकदमे पर एक वकील अगर पैरवी के लिए खड़ा हो जाए तो 500 रुपए से कम तो नहीं ही लेता वो, न्यूनतम। और कुछ कुछ तो ऐसे महापुरुष वकील हैं हमारे देश में जो एक दिन के लिए खड़े हो जाएं 5 लाख रुपए फीस ले लेते। ऐसे भी महापुरुष हैं इस देश। तो 500 रुपए सबसे कम और 5 लाख रुपए सबसे ज्यादा। मैंने वो हिसाब निकाला तो पता चला किसानों के इन मुकदमेबाजी में हर साल करीब 2 लाख करोड़ का खर्च हो रहा है इन मुकदमेबाजी। और मुकदमे कैसे हैं? मेरे गांव का एक मुकदमा है जो मैं देख रहा हूं। मेरे गांव में 2 किसान मुकदमा लड़ रहे हैं। उनको 36 साल हो गया मुकदमा लड़ते लड़ते। मामला क्या है? 2.5 एकड़ जमीन का मुकदमा है। एक किसान कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। 36 साल से केस चल रहा है। पहले लोअर कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला गया। अब वो केस में 2.5 एकड़ जमीन मिलने वाली है, या तो इसको या तो उसको। और मुकदमा लड़ते लड़ते 36 साल में दोनों किसानों की 20 एकड़ जमीन बिक चुकी है वकील को फीस देने। ऐसे होशियारी के काम हमारे किसान कर रहे हैं। अब भैया फैसला कर लो, 1.25 एकड़ तुम ले लो, 1.25 एकड़ मैं ले लूं, बात खत्म हो जाए, फालतू वकील के पास तो ना जाए। तो वो दोनों किसान कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं फैसला कर लूं, वकील नहीं होने देता। और वकील क्यों नहीं होने देता? क्योंकि वो क्यों चाहेगा उसकी इनकम खत्म हो जाए। तो किसानों की मुकदमेबाजी में जो खर्चा है वो करीब करीब 2 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, वो 9 लाख करोड़ हो गया। अब एक खर्चा और है जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास भागें, दवाएं खाएं, उसमें खर्च करते हैं हमारे किसान।
2.5-3 लाख करोड़ उसमें खर्च हो जाता है। तो बचता ही नहीं है कुछ किसानों के हाथ में, सारी इनकम आई और चली गई और फिर किसान कर्जदार हो जाता है। तो आप सब किसानों को हाथ जोड़कर एक निवेदन करने आया, वो ये कि अगर आप श्रीमंत होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, समृद्धशाली होना चाहते हैं, गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल उपाय है खर्चा घटाओ और आमदनी बढ़ाओ। दुनिया में अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो देश अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो देश अपनी आमदनी उतनी ही बढ़ा सकता है। जो परिवार अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो परिवार उतनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो आप सभी किसान परिवारों से निवेदन है, विनती है, आग्रह है, अनुरोध है कि आप अपनी जिंदगी के फालतू खर्चे घटाओ। तो आप बोलोगे कहां खर्चा घटाएं? सबसे बड़ा खर्चा है उसी को खत्म करो, यूरिया का खर्चा, इसको घटा दो, यूरिया मत खरीदो। दूसरा बड़ा खर्चा है डीएपी का, ये भी मत खरीदो। तीसरा बड़ा खर्चा है कीटनाशक दवाओं का, एंडोसल्फान, मेलाथियान वगैरह, ये भी मत खरीदो। फिर आप बोलोगे तो खेती कैसे करें? खेती करने का मैं एक नया तरीका बताता हूं आपको। मैं भी खेती करता हूं, आप भी वैसे ही खेती करो। 15 साल पहले मैं और मेरे जैसे बहुत किसान यूरिया डीएपी डाल के खेती करते थे। अब हमने यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया है। ऐसे हजारों किसान इस देश में खेती कर रहे हैं जो यूरिया का एक दाना भी खेत में नहीं डालते। तो फिर आप बोलेंगे क्या डालते हैं? गाय का गोबर डालते हैं, भैंस का गोबर डालते हैं, बैल का गोबर डालते हैं, उससे खेती करते हैं। फिर आप बोलेंगे ये गाय बैल भैंस का गोबर डालने से खेती अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। मैं आपको आंकड़ों से बता सकता हूं। 15 साल पहले जो किसान यूरिया डीएपी डालते थे, 1 एकड़ में उनको 30 मीट्रिक टन गन्ना होता था। अब वही किसान गाय का, बैल का, भैंस का गोबर डालते हैं, 1 एकड़ में उनको 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है, 3 गुना ज्यादा होता है। 15 साल पहले जो किसान गेहूं पैदा करने के लिए 1 एकड़ खेत में यूरिया डीएपी डालकर 12 क्विंटल गेहूं करते थे, अब वही किसान 20 क्विंटल 22 क्विंटल तक गेहूं करते हैं गोबर और गोमूत्र डाल के। 15 साल पहले जिन किसानों की 1 एकड़ में 2.5 क्विंटल कपास आती थी, अब गोबर गोमूत्र डालकर उनकी 7 क्विंटल कपास आती है। माने उत्पादन अच्छा होता है, कम नहीं होता, ज्यादा होता है। तो आप बोलेंगे ये गोबर गोमूत्र डाल के खेती कैसे की जाती है? इसका एक सरल सूत्र बताना चाहता हूं। जो भी किसान भाई हैं वो इसको लिख लें अपने कागज पर, अपनी कॉपी पर, नहीं तो ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये सूत्र बताने पता नहीं कब कौन दोबारा आपके पास आएगा। ये सूत्र वो है जो खेती में उत्पादन तो ज्यादा देगा और खर्चा आपका पूरा घटा देगा। यूरिया का एक दाना डालना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी फसल आपकी पैदा होगी। क्या करना है? गोबर डालना है, गाय का हो या बैल का हो या भैंस का हो। कितना गोबर डालना है और कैसे डालना है? अभी कई बार हम गोबर डालते हैं तो क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करते हैं, एक खड्डे में भरते जाते हैं, वो सूखता रहता है, फिर जब सूख जाता है तो उठाकर खेत में डाल देते हैं। ये सूखा हुआ गोबर मत डालो, इससे कोई फायदा नहीं है। गोबर अगर खेत में डालना है तो गीला डालो, वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। ऐसे में एक बात समझाऊं आपको, मैं आपको एक सूखी रोटी दूं खाने के लिए, आप जल्दी नहीं खा पाएंगे, और उसी रोटी को दूध में डाल के दे दूं, फटाफट खा लेंगे। एक सूखी रोटी दे दूं, नहीं खा पाएंगे, दाल में डाल के दे दूं, जल्दी खा लेंगे। गीली चीज जल्दी हजम होती है, मिट्टी को भी और शरीर को भी। तो खेत की मिट्टी में गोबर डालो तो गीला करके डालो। आप बोलेंगे कैसे करना है? 1 एकड़ खेत अगर हमारे पास है मान लो, तो 1 एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर चाहिए, गाय का या बैल का या भैंस का। अब 15 किलो गोबर चाहिए और 15 लीटर मूत्र चाहिए, गाय का या तो बैल का या तो भैंस का। अब आप कहोगे गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? मूत्र इकट्ठा करना भी आसान। गाय बैल भैंस जब मूत्र देते हैं ना तो उसका समय एकदम पक्का है। गाय के बछड़े और बछड़ी को दूध पीने के लिए छोड़ो, तुरंत पेशाब करती है, डब्बा लगा के भर लो। ऐसे ही बैल करता है,
ज्यादा देर बैठ के बैल खड़ा होगा, पेशाब करेगा, डब्बा भर लो। तो मूत्र ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जहां जानवरों को हम रखते हैं वहां पत्थर बिछा दो, ईंट बिछा दो, थोड़ा पक्का कर दो, सीमेंट लगा दो, ढाल बना दो, एक नाली बना दो, नाली में खड्डा बना दो, तो जो भी मूत्र गिरेगा वो खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। और गाय के मूत्र की, बैल के मूत्र की, भैंस के मूत्र की विशेषता है कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये खराब ही नहीं होता। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल कभी खराब नहीं होता। तो भरे रहा है गड्ढे में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस गड्ढे में से उठाते रहो। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, दोनों को मिला लो, हाथ से ही मिला लो। एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, उसमें मिला लो। मिलाने के बाद इसमें 1 किलो गुड़ डाल दो, गुड़। और गुड़ ऐसा डालना जो पुराना हो, जिसको कोई खाता ना हो, काला काला हो जाता है, एकदम पानी जैसा, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते, वो गुड़ इसमें डाल दो 1 किलो। और 1 किलो डाल दो कोई भी दाल का आटा या चोकर। चोकर समझते हैं? गेहूं का आटा छानने के बाद जो निकलता है, क्या कहते हैं उसको? चोकर कहते हैं। वो डाल दो 1 किलो। या अगर सस्ती दाल हो घर में उत्पादन की हुई तो उसको पीस के 1 किलो डाल दो। तो 1 किलो चोकर या 1 किलो दाल का आटा। और इसमें डालो 1 किलो मिट्टी। मिट्टी कहां से लानी है? पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो 1 किलो मिट्टी, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो गुड़, 15 लीटर मूत्र, 15 किलो गोबर, ये 5 चीजें एक ड्रम में मिला दो। मिलाने के बाद 15 दिन इस ड्रम को छांव में रखो, धूप में मत रखना, छांव में, पेड़ के नीचे रख दो। छांव में रखने के बाद 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। फिर इस खाद में 200 लीटर पानी मिलाओ, और पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ, इस घोल को खेत की मिट्टी पे छिड़क दो। अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दो, और खेत में फसल खड़ी है तो पानी के साथ इसको लगा दो। फसल में आप पानी देते हो ना, उसमें डब्बे से मिलाते जाओ, पूरे खेत में पहुंच जाएगा। अब ये खाद, गोबर, गोमूत्र, दाल का आटा, गुड़ और मिट्टी वाला जो तैयार होता है ना, ये यूरिया से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। हमने इसकी प्रयोगशाला में जांच कराई तो यूरिया, डीएपी में जितनी ताकत है मिट्टी को देने के लिए, उससे 6 गुनी ज्यादा ताकत इसमें है। इसलिए इससे उत्पादन ज्यादा आता है। और इस खाद को हर 21 दिन में खेत में डालते जाओ। हर 21 दिन में अगर आपने डाला तो पूरे साल की एक साइकिल बन जाती है। जैसे 3 महीने की फसल है तो 4 बार डलेगा, 4 महीने की फसल है 5 बार डल जाएगा, 6 महीने की फसल है 7 बार डल जाएगा। हर 21 दिन पर यह खाद डालते जाओ। परिणाम क्या होगा? मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और ये खाद डालने से मिट्टी में केंचुए बहुत हो जाते हैं। और केंचुओं के बारे में आप जानते हैं? केंचुए मिट्टी में ऊपर नीचे घूमते हैं और मिट्टी को खोदते रहते हैं, और केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, पोला बनाते हैं। फिर बारिश का पानी जब गिरता है मिट्टी पे तो एक एक बूंद पानी नीचे चला जाता है। अगर केंचुए ज्यादा हो तो पानी पूरा नीचे चला जाता है, माने बहकर बेकार नहीं जाता है। और केंचुए ज्यादा है ना, तो केंचुए क्या करते हैं? मिट्टी खाते हैं, और जो कुछ भी वो निकालते हैं मल के रूप में, वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद है। तो आपके खेत की मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, और वो गोबर की खाद से बढ़ती है, क्योंकि केंचुए को गोबर पसंद है। अगर आप एक बार गोबर की खाद डाल दोगे, कहीं से भी केंचुआ घूमता हुआ खेत में आ जाएगा। और केंचुआ बड़ा विचित्र जीव है, 24 घंटे काम करता है, कभी छुट्टी नहीं करता, कभी संडे नहीं, कभी मंडे नहीं, और फोकट में काम करता है, कभी टीए नहीं, कभी डीए नहीं, कभी एचआरए नहीं, न छुट्टी लेता है न तनख्वाह लेता है। और ऐसा विचित्र जीव है ये केंचुआ कि साल भर ये जिंदा रहता है, और साल भर में 1 लाख बच्चे पैदा करके ही मरता है। वो ये नहीं मानता हम दो हमारे दो, वो एक केंचुआ 1 लाख पैदा करता। तो खेत में एक केंचुआ आया तो 1 लाख हो गए, 1 लाख और 1-1 लाख करेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। और जिस खेत में केंचुए ज्यादा हैं, वहां की मिट्टी तो सोना पैदा करती है, ये सारे दुनिया के वैज्ञानिक मानते। केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, मिट्टी में सोना उपजेगा, खूब पैदावार होगी, खूब फसल मिलेगी। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया।
अब 2-3 मिनट में एक और बात कह के मैं व्याख्यान खत्म करूंगा, समय हो रहा है। अब आपको मैंने खाद बनाने का एक तरीका बता दिया, अब दवा बनाने का भी एक तरीका बताता हूं।